नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीर पद के इस महिला एवं बाल अपराध निवारण संबंधित विभिन्न प्रावधानों की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की वे सभी धाराएं जो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित है वो पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये, तो ध्यान से ये सुनना और समझना। अब देखना, अगर आईपीसी के बारे में आपको सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं इसकी शुरुआत के बारे में, तो यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, देख लेना आप उस वीडियो को भी। तो अब आईपीसी की ये धाराएं करें उससे पहले मैं ये 2 पॉइंट ये लिखवा दूं, आपको बता दूं कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर यानी महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 91, 1090 और 1091 दोनों है, ध्यान रखना। 1090 1091 ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। साथ में बालकों के लिए भी बता दूं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वो है 1098। ये वुमन हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091 और ये 1098। क्लियर है। अब महिला दिवस, महिला दिवस और महिला दशक कौन सा है, ये दोनों पॉइंट देख लें आप। तो महिला दिवस सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस है। अब ये महिला दिवस है वो कब से मनाना प्रारंभ किया गया, तो इसके बारे में देख लें आप। ये 1909 से ये महिला दिवस मनाना 8 मार्च को प्रारंभ किया गया। ये हो गया। महिला दशक कौन सा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1976 से लगाकर 1985 का जो दशक है वो महिला दशक के नाम से जाना जाता है। महिला दशक घोषित किया गया है इसे 1976 से 1985 तक। ये हो गया। एक बालकों से संबंधित है, क्योंकि इस वीडियो के बाद में हम बाल अपराध के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बता दूं आपको कि बाल दिवस, ये दो ध्यान रखना। एक तो भारतीय बाल दिवस, भारतीय बाल दिवस, और एक है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। तो भारतीय बाल दिवस है वो है 14 नवंबर। भारतीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इससे संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है वो उसी महीने में 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों देख लेना आप। ये डिटेल में बाल अपराध करवाते टाइम फिर से बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन ये ध्यान रखें आप, ये कर लें। इसके बाद में हम करते हैं आईपीसी की सभी धाराएं। अब आईपीसी की ये सभी धाराएं ध्यान से समझें, देखें। शुरुआत जैसे महिलाओं से संबंधित ही बता रहा हूं। वैसे टोटल कितनी धाराएं हैं? 511। आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण होगी महिलाओं से संबंधित, बाल अपराध से संबंधित, वो बता रहा हूं आपको। तो देखें, सबसे पहले धारा 51 की 1 और 2 दोनों। इसे देखो, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूं वो उप धाराएं हैं। चाहे इसे 1 कहें, 1 या 2 कहें, या क ख कहें, या ए बी कहें, एक ही बात। तो ये देखो, पहली और दूसरी दोनों में इस तरह से है। इसमें किसी महिला की तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा ही पूर्ण शिष्टाचार से ली जाएगी, शिष्टता से ली जाएगी। महिला की तलाशी किसी महिला द्वारा ही ली जाएगी। धारा 52(2) क यानी ख में किसी स्त्री अभियुक्त का शारीरिक परीक्षण किसी महिला चिकित्सक, महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। ये क्लियर। इनमें से ज्यादातर तो आप जानते हो, लेकिन इसमें कौन सी धारा लगती है ये भी ध्यान रखना। इस धारा के तहत किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही उसका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। अभियुक्त का अर्थ होता है आरोपी। इस अभियुक्त का अर्थ है आरोपी। महिला आरोपी हो तो उसकी जांच है महिला डॉक्टर द्वारा। धारा 98 में क्या, देखो, किसी स्त्री या नाबालिग
लड़की कोई भी जो आरोपी है, ये स्त्री और नाबालिग लड़की दोनों क्या है, आरोपी यानी अभियुक्त है, किसी भी गैर कानूनी काम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है विधि के विरुद्ध प्रयोजन में। ये जो मूल ये है धारा है उसमें ये शब्द लिखा हुआ है आईपीसी में, इस अधिनियम में, कि विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अगर गिरफ्तार किया गया है इनको, किसी भी महिला को, किसी भी चाहे नाबालिग हो या नहीं हो, को स्वतंत्र करने का आदेश दिया जा सकता है। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा या उपखंड मजिस्ट्रेट, यहाँ पे देखो या में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। इन तीनों श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उस महिला को, लड़की को रिहा किया जा सकता है। यानी आगे की सुनवाई है वो सुनवाई के दौरान ही आएगी, जरूरी नहीं वो अपने विवेक पर फैसला लेगा। और उसमें कोई संगीन अपराध हो तब नहीं, कोई सामान्य सा अपराध हो और उसे लगता है कि वो मतलब ऐसा और आगे भविष्य में नहीं करेगी और सुनवाई के दौरान आ जाया करेगी, तब ही उसी स्थिति में अपने विवेक से फैसला लिया जा सकता है इसमें। बाकी कोई संगीन अपराध हो तो ऐसे में नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना ये। अब धारा 100 में क्या है देखो, याद रखना ये, इसके तहत कोई भी महिला है, वो पीड़िता है और उस पर कोई भी हमला हुआ है, हमले के दौरान उस हमलावर पर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा में उस हमलावर पर वार कर सकती है वो महिला, चाहे वो किसी भी प्रयोजन से, किसी भी उत्पीड़न से अगर महिला पर आक्रमण करता है तो उस हमलावर पर रिपीट यानी अपनी आत्मरक्षा में वार किया जा सकता है, भले ही उस हमले में उस सामने वाले हमलावर की मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में भी ये किया जा सकता है। तो ध्यान रखना ये चीज। धारा 100 की 100 में यानी ग कहें या सी कहें, उसमें क्या है, महिला द्वारा चोरी करने पर या कोई चीज छुपा लेने पर, चोरी कर ली और वो छुपा दी है चीज कहीं भी है, तो उस पर किसी महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। तो ये है। अब इसमें देखो 100 तक जो 100 धारा थी उसमें से जो प्रमुख महिलाओं से संबंधित ये है। अब आगे करते हैं, और हालांकि ये अब 200 तक और नहीं है, 200 के बाद की कुछ एक है वो लिखते हैं। अब आईपीसी की आगे की धाराएं देखें ध्यान से। धारा 228 क या 1 कहें, लैंगिक अपराधों के मामलों में पीड़िता की पहचान है वो प्रकटन न हो, यानी गोपनीय रखना, पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना, और इसके उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा अगर मामला आता है तो टीवी चैनल वगैरह उसमें एक काल्पनिक नाम दिया गया, वास्तविक नाम है वो नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भी वास्तविक पहचान प्रकट की कहीं पर भी, किसी भी सोशल साइट्स पर या न्यूज़पेपर में, तो वहां पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, सीधा ध्यान रखना। अब एक तो ये हो गया, उसके बाद धारा 294, और ये इसे क्या है, मामलों में, ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान है वो प्रकट ना हो, ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान प्रकट नहीं करनी। इससे क्या, वो मेंटली टॉर्चर होती है बहुत ज्यादा, हर किसी के नजरों में टॉर्चर होती है, तो इस कारण से। अब धारा 294 में क्या है, कोई भी अश्लील इशारे वगैरह हो या ऐसे अश्लील गाने हो, टिप्पणियां हो, ऐसी भाव भंगिमाओं से किसी भी प्रकार से छेड़ना वगैरह, अगर ऐसा कोई भी करता है महिलाओं पर तो 3 माह की कैद है, सीधे न्यूनतम है 3 माह की कैद। अब धारा 304 1 और 2 दोनों, अब देखो ये दोनों है वो दहेज से संबंधित है, अलग अलग पॉइंट्स है। यहाँ पे ये 300 तक हो गई, यानी 201 से लगाकर 300 तक ये प्रमुख 2 ही है महिलाओं से संबंधित, बाकी अन्य विभिन्न तरह की धाराएं हैं दूसरी भी। अब 304 ध्यान रखना, ये 300 की सीरियल है, 304 से लगाकर 376 तक, 376 तक काफी महिलाओं से संबंधित, सबसे ज्यादा महिलाओं से संबंधित धाराएं इसी में है। 300 से 376 तक, 304 से 376 के मध्य काफी धाराएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी की धाराओं का तो 4-5 रहेगी फिर बाद में, 376 होने के बाद में। तो ये देखो, दहेज प्रताड़ना से मृत्यु होने पर, दहेज प्रताड़ना से अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, इतनी प्रताड़ना दी जाती है, तो कम से कम 7 वर्ष की सजा है और उम्र कैद, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
धारा 304 1 और 2 में, 2 में ये लिखा हुआ है, 2 में 7 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा, और 1 में सिर्फ ये दहेज प्रताड़ना से मृत्यु किस स्थिति में हो उसका उल्लेख है 1 में। अब धारा 306 ये भी दहेज से संबंधित है। दहेज प्रताड़ना इतनी अधिक हो जाए कि वह महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। क्लियर? ये दोनों। अब देखो इसके मध्य 312 से 318 तक की धाराएं और लिखनी है हमें, ये ध्यान रखना आपको। 312 से 318 तक की धाराएं और लिखनी है, वो सभी ये गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है सभी धाराएं, जो एक ही स्लाइड में लिख लेंगे क्योंकि इसमें कम साइड अगली स्लाइड में लिखेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। धारा 326 इसमें क्या है, ये तीनों एसिड अटैक से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एसिड अटैक से संबंधित धारा कौन सी है, 326, 26 क, 26 ख, ये तीनों धाराएं एसिड अटैक। यानी एक 326 में क्या देखो, खतरनाक हथियारों से, कोई भी हथियार हो ऐसे, या कोई भी खतरनाक साधन हो, चाकू वगैरह हो या कोई भी धारदार हथियार हो, किसी भी साधन से किसी भी महिला को नुकसान पहुंचाना, तो यह है 326। और उसमें बाद में जोड़ा गया जब ये एसिड अटैक ज्यादा होने लगे, बाकी अन्य हथियारों से नहीं, एसिड अटैक यानी तेजाब से हमला, तेजाब से हमले के ये केस ज्यादा आने लगे, तो इसमें अलग से जोड़ा गया फिर 326 क और ख, क और ख। इसमें क्या है, क में तेजाब से हमला करने पर, एसिड अटैक करने पर, एसिड अटैक कर दिया तो कम से कम 10 वर्ष की सजा है और आजीवन कारावास तक। और अगर सिर्फ एसिड अटैक का प्रयास किया है, सिर्फ फेंका है लेकिन उस पर गिरा नहीं, सिर्फ प्रयास किया है, साइड में गिर गया एसिड तेजाब वगैरह जो भी है, सिर्फ प्रयास किया है, तो भी न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये ध्यान रखना इसमें। ये करें, उसके बाद में ये करते हैं 312 से 318 तक की धाराएं करते हैं। अब ये धाराएं देखें, 312 धारा 312 से लगाकर 318 तक सभी इससे एक ही मैटर से संबंधित है, गर्भपात। देखो 312 में गर्भपात करवाने पर 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष की कैद। और अगर ये क्या है, स्त्री की सहमति से, जिस गर्भवती स्त्री का गर्भपात करवाया जा रहा है उससे संबंधित है ये, अगर उसकी सहमति है तो 3 वर्ष का कारावास होगा, तो भी जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और सहमति के बिना हो तो 10 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा है। अगर उस महिला की, गर्भवती महिला की इच्छा नहीं है फिर भी अगर गर्भपात करवाया जाता है तो। अब और ये धारा 313 में, 314 में ऐसा करवाने पर अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए है। फिर 315 जीवित जन्म लेता, अगर कोई भी उस समय गर्भपात नहीं करवाया जाता और बच्चा है वो जीवित जन्म लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु करवा दी जाती है जन्म लेते ही, तब 10 वर्ष से लगाकर उम्र कैद तक की सजा है। और 316 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जन्मजात शिशु, जन्म लेते ही वो शिशु है, उसकी मृत्यु भी मानव वध की श्रेणी में ही आती है। जब बच्चा जन्म लेते ही पहले दिन से ही वो मानव वध की श्रेणी में आएगा। और यानी किसी भी व्यक्ति को, मानव को अगर मारने की जो सजा है वही सजा इसमें भी होगा, इसमें भी प्रावधान है। धारा 317 इसमें क्या है, माता पिता या संरक्षण, कोई भी संरक्षक हो या माता पिता हो अपने बच्चे को 12 वर्ष से कम है, छोटा है, और उसका परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब इसमें सजा का प्रावधान है। 12 वर्ष से अधिक है तो वो अपने मैनेज कर लेगा खुद, ये 12 वर्ष से कम तो सजा का प्रावधान है। और 318 में नवजात शिशु के जन्म को छुपाने के लिए उसके मृत शरीर को छिपाना, नष्ट करना, गाड़ना, जो भी है, यानी इसमें मृत्यु के लिए तो ये है ही सजा का प्रावधान। उसके बाद में अगर उसकी मृत्यु करने के बाद उसके जो शव को छिपाया जाता है तो उस पर ये धारा भी लगेगी। ऐसा करने पर कौन सी, कहते हैं ना कई बार कि ये धाराएं लगी, 5-7 धाराएं करती है इस धारा के तहत, यानी उसमें धारा 315 के तहत भी केस दर्ज होगा, 316 के तहत भी, 318 के तहत भी, इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज होगा अगर ऐसा मामला आता है तो ये करें। इसके बाद में आगे करते हैं। अब ये देखें, इसमें
धारा 354, जैसा कहा था 300 वाले इस सेगमेंट में ज्यादा धाराएं हैं। 354, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करना, ऐसा करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 354 में है। उसके अलावा 360 से लगाकर 64 तक की ये लगातार जो धाराएं हैं वो अपहरण और व्यपहरण से संबंधित है। 360 और 61 में व्यपहरण। एक ये ध्यान रखना, व्यपहरण और अपहरण क्या फर्क है दोनों में, व्यपहरण और अपहरण में क्या फर्क है वो समझना। थोड़ा सा डिफरेंस है। व्यपहरण होता है वो, व्यपहरण यानी कोई भी 16 वर्ष से कम बालक और 18 वर्ष से कम बालिका या फिर कोई भी ऐसा हो असमझ, भले उम्र में बड़ा हो लेकिन वह मानसिक रूप से असक्षम हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, उन्हें बहला फुसला कर, उनकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ, लेकिन उन्हें क्या है, बहला फुसला कर। ऐसे छोटे बच्चे हैं वो आसानी से उन्हें बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। ऐसे मनाकर उन्हें अपहरण कर लेना, उन्हें ले जाना, घर से ले जाना। ऐसी स्थिति में 16 वर्ष से कम के बालक को या 18 वर्ष से कम की बालिका को या फिर किसी भी नासमझ को, मानसिक रूप से जो असक्षम है, नासमझ है, भले छोटा हो या बड़ा हो उम्र में, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो ले जाना घर से, तो उसे कहते हैं व्यपहरण। ये यानी उनकी मर्जी से ही बहला फुसला कर, मनाकर, कोई भी बहाना बनाकर ले जाना, ये होता है व्यपहरण। और इस उम्र से ऊपर किसी भी समझदार व्यक्ति को या 16 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर ऐसे और उनकी मर्जी के विरुद्ध उठा कर ले जाना, यह अपहरण कहलाता है, किडनैपिंग। तो अपहरण वो होता है। इसमें व्यपहरण करने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मैंने बताया कि क्या होता है, ये 7 वर्ष की सजा का प्रावधान। अब नाबालिग को विधिपूर्ण संरक्षण से व्यपहरण करना, बात एक ही है, ये तो माता पिता के घर से, और ये माता पिता नहीं होने की स्थिति में किसी भी संरक्षण या किसी हॉस्टल से, चाहे वो हॉस्टल हो या कोई पेइंग गेस्ट हो या किसी संरक्षक के पास हो या रिश्तेदार के पास हो, तो वहां से व्यपहरण करने पर ये सजा का प्रावधान अपहरण और व्यपहरण में सेम ही है, बस ये धाराएं अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट में, बाकी सजा सेम है। 362 में अपहरण करने पर सेम यही है, और 363 में महिला को विधिपूर्ण संरक्षण से, जैसे यहाँ पर था कानूनी संरक्षण से अपहरण करने पर। अब 363 क में है किसी महिला का भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से अपहरण करना। यहाँ पे ये दोनों महिलाओं से संबंधित है, ये बालक से संबंधित है। तो ये देखो, किसी महिला का भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से, उसे भीख मंगवाना, आगे किडनैप करके भेजना और भीख मंगवाना, इस उद्देश्य से अपहरण करने पर सजा वही है। 364 में हत्या के उद्देश्य से अपहरण करना, ध्यान रखना, उद्देश्य से जो सजा तो वही है, लेकिन अगर अपहरण करके हत्या कर ली जाती है तो वहां पर हत्या की धारा अलग से लग जाएगी, और उसमें उम्र कैद, फांसी वगैरह जो भी है हत्या में, तो वो लागू हो जाएगी सजा। इसमें ये 7 तो है ही है, एक से अधिक धाराएं लग जाएगी। धारा 364 क में फिरौती आदि के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए या कोई भी कीमती चीज लेने के लिए किडनैप करना, तो ये सब धाराएं हो गई इससे संबंध। ये करें, उसके बाद आगे करते हैं। अब इससे आगे की धाराएं करते हैं। 364 की तरह ये भी अपहरण से संबंधित ही है, लेकिन कुछ एक डिफरेंस है। इसमें विवाह आदि के लिए ऐसे किसी प्रयोजन से उसे अपहरण करना और विवाह के लिए विवश करना, मजबूर करना, इससे संबंधित है। 10 वर्ष तक की सजा है। और इसी की एक उपधारा है 366 क, जिसमें अगर वही लड़की नाबालिग हो तो, और ये एक अजमानतीय है, ध्यान रखना, अजमानतीय अपराध है इस प्रकार का। 366 ख में किसी भी विदेशी यानी भारत से बाहर, पहले जम्मू कश्मीर भी था शामिल, जम्मू कश्मीर और भारत के अलावा किसी भी देश से अगर आयात करता, तो अब जम्मू कश्मीर तो शामिल हो ही गया है,
370 हटने के बाद में, तो उसके अलावा भारत के अलावा जितने भी देश है वहां से आयात करना और उन्हें इलीगल काम के लिए मजबूर करना, इससे संबंधित है ये। इसमें भी 10 वर्ष की सजा है। धारा 371 और 72 देखो एक दूसरे से मिलती जुलती है, 71, 72, 73 तीनों, और ये 72 और 73 तो लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना सा। 71 में है किसी व्यक्ति को दास बनाकर, गुलाम बनाकर रखना, दास प्रथा थी उससे संबंधित है। दास प्रथा से संबंधित जो धारा है वो कौन सी? 371। ऐसा नहीं किया जा सकता है, यानी बेगार प्रथा है, दास प्रथा है, उसके विरुद्ध है ये। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग को बेचना, और इसमें इसी कार्य के लिए खरीदना, तो बेचने और खरीदने के लिए ये है 10 वर्ष की सजा और इन्हें जुर्माना वगैरह है ये। अब ये तो हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो कॉलम अलग बताई हुई है आपको, ये है धारा 376। इसकी थोड़ी डिटेल और करनी पड़ेगी इनकी उप धाराओं के बारे में भी, क्योंकि ये केस है वो महिलाओं के बारे में सबसे मजबूत केस में से एक है, और ऐसे में अपराधियों को सबसे कड़ी सजा मिलती है और सबसे घिनौना और बड़ा अपराध भी है ये। तो किसी महिला से उसकी इच्छा विरुद्ध भयभीत कर या मानसिक, आर्थिक आदि स्थिति का फायदा उठाकर, डरा धमका कर किसी भी प्रकार से वो गलत अनैतिक कार्य करना, तो इसमें ये आ जाएगा। इसकी उपधाराओं के बारे में पढ़ेंगे हम, 376 के बारे में ही एक स्लाइड पूरी करेंगे हम। ये करें, धारा 375 और 376 दोनों ही महिलाओं से दुष्कर्म से संबंधित है। धारा 375 में भी महिला से किसी भी प्रकार से उत्पीड़न द्वारा या किसी भी दबाव में, रेप, सहमति या सहमति नहीं, दोनों ही स्थिति में ये 375 भी है। और 376 जिसमें एक ही डिटेल्ड दिया गया है पूरा, और 376 कंप्लीट इन सभी धाराओं में, एक तो बता ही दिया, अब ये भी अलग अलग में क्या है, जैसे कि अगर ऐसे किसी भी प्रकार का ये बलात्कार में कोई गंभीर क्षति पहुंचती है, शारीरिक हानि और मृत्यु होने की स्थिति में अपराधी को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम मृत्यु दंड तक का प्रावधान है इन दोनों धाराओं में। ये धारा 376 ए और 376 ए का ही पार्ट है बी, ए का भी ये फिर पार्ट है, उसमें क्या है अलग दिया हुआ है 12 वर्ष से कम आयु की, और इसमें ये सामान्य 12 वर्ष से अधिक के लिए, और इनके लिए मृत्यु की स्थिति में मृत्यु दंड तक आजीवन कारावास भी है अधिकतम, और मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है इसमें। और 376 बी में तलाक होने के बाद में अगर इस तरह का अनैतिक संबंध है तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में गिना जाएगा। न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष की कैद है। सी में लोक सेवक, लोक सेवक का अर्थ क्या है वो देख लें आप। लोक सेवक का अर्थ कोई भी, जैसे जेल अधीक्षक हो, अस्पताल का जो मेन हेड है वो हो, या फिर किसी भी जो मेन संस्था प्रधान है उससे संबंधित है। 376 डी में सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है तीनों। देखो डी का ए और डी की बी, ये उपधाराएं हैं इनकी सब, तो इनके अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, और न्यूनतम कितनी इसमें 20 वर्ष है न्यूनतम, आजीवन कारावास 20 वर्ष से भी अधिक, जब तक वो जीवित रहे, जिंदा है, प्राकृतिक जीवन समाप्त होने तक है अधिकतम इसमें। और इसमें है 16 वर्ष से कम आयु की युवती से, और इसमें 12 वर्ष की है। ये तीनों पॉइंट। अब ये थोड़ा देख लेना 376 ई, इसमें क्या है, अभी अभी ये धाराएं जो हमने पढ़ी है यहाँ से यहाँ तक, इन उपरोक्त धाराओं ए से डी तक के सभी अपराधों की, कोई भी अपराध है उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी वही अपराध रिपीट करता है, एक बार सजा हो गई फिर रिपीट करता है, तो उस पर विशेष प्रावधान है। और इसमें इस सामान्य जो भी है, जैसे कि इसके लिए फांसी की सजा नहीं है वैसे, लेकिन अगर वही काम दोबारा है, रिपीट होता है अपराध, तो फांसी की सजा तक है रिपीट होने पर। ये तो 376 कंप्लीट हुआ। अब एक स्लाइड रही है इसकी, ये करें जल्दी। ये बाकी की थोड़ी सी रही है धाराएं 5-7, वो कर लेते हैं। 405 व 406 इन दोनों में दहेज से संबंधित है, यानी ससुराल पक्ष द्वारा अगर दहेज का सामान कब्जे में ले लिया जाता है तो कार्रवाई इन दोनों धाराओं के तहत होगी। यानी डाई जो भी दहेज का सामान है वो कब्जे में ले लिया जाता है, और ये
तलाक होने के बाद भी कई हैं वो देने से मना कर देते हैं या प्रताड़ित करते हैं, ये सब है। 498A ये धारा है, इसके तहत क्या है, दहेज के लिए उत्पीड़न व निर्ममता संबंधित विभिन्न प्रावधान इसमें भी है। फिर धारा 506, ऐसे में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी धारा दहेज से संबंधित है या नहीं है, ध्यान रखना। 506 विवाह पूर्व या पश्चात दोनों ही स्थिति में दहेज के लिए धमकाना, धमकी देना, या तो विवाह से पहले कि हम शादी तोड़ देंगे या विवाह के पश्चात। धारा 507 ये भी दहेज से संबंधित है, यही धमकी सेम है वो लिखित में देना, लिखित में नोटिस के तहत लिखित में धमकी देने पर 507 नंबर धारा लगेगी। और धारा 509 किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे शब्द या कार्य या ऐसी हरकतें करना, ऐसी टिप्पणी करना जो किसी स्त्री की लज्जा भंग के उद्देश्य से की गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसे 1 वर्ष की कैद की सजा है। यह है, ये 511 टोटल थी, जिसमें से ये कुछ एक धाराएं हैं, प्रमुख धाराएं जो कि महिला से संबंधित है, महिला बाल अपराध से संबंधित है। आईपीसी की धाराएं वो की है, ये कीजिए। ये महिलाओं से संबंधित जितनी भी आईपीसी में धाराएं थी वो लिखवा दी आपको। अब ये महिला अपराध का चैप्टर है वो तो कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसे डिटेल में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद में बाल अपराधों के जो भी वीडियो है वो कंप्लीट कर देंगे, और अगले 2-3 दिन में ये कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो जितने भी 8-10 होंगे, लेकिन डेली के 3-3 4-4 करके आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।